नमस्कार दोस्तों। यह यूपी पुलिस एसआई 2021 13 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो ये इसका रहा पेपर। हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी का पेपर। तो पहला प्रश्न है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है आपका, ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। तो ये बोर्ड द्वारा ये आंसर सही किया गया था। अब आस्ट्रिक में यह सबसे बड़ी भाषा परिवार है, आस्ट्रिक। और द्रविड़ में जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं वो द्रविड़ में आती हैं। और डी ऑप्शन है आपका चीनी है। तो आस्ट्रिक भाषा परिवार में ये छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नागपुर पठार जैसे जो आदिवासियों की जो भाषा है, जैसे संथाली हुआ, मुंडारी हुआ, खो हुआ, और के जो आदिवासियों की भाषा है ये आस्ट्रिक भाषा परिवार में आती है। और द्रविड़ में दक्षिण भारतीय भाषाएं आती है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि जो भाषाएं हैं। तो भारोपी परिवार में हिंदी भाषा आती है। स्वर नाम में कुल कितने भेद हैं? तो स्वर नाम में कुल 6 भेद होते हैं। तो बोर्ड द्वारा ऑप्शन बी को सही किया गया है। तो बिल्कुल सही है। स्वर नाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चय और अनिश्चय, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये कुल आपके 6 जो है सर्वनाम हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरा, बांधा था विदुर को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले पड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बोर्ड द्वारा ऑप्शन सी अतिशयोक्त अलंकार सही किया गया है। तो अतिशयोक्त अलंकार में जब वाक्यों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए तो उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट से डुबा रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ये आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। उपमा अलंकार, जिसमें उपमेय और उपमान हो से तुलना की जाए, उसमें वाचक शब्द साथ से सी रहे, उसे उपमा अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार, शब्दों की आवृत्ति हो मगर शब्दों के जो है अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ जानो मानो जैसे शब्द रहेंगे तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो भूगोल का जो है खगोल। ऑप्शन ए जो है सही होगा। यही बोर्ड द्वारा सही आंसर दिया गया है और सही भी है। अगला सवाल है, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? तो कृतज्ञ आपका सही शब्द है। कृतज्ञ का शाब्दिक अर्थ हुआ उपकार को न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ ये कृतज्ञ उपकार को मानने वाला। तो यहाँ कृतज्ञ जो है उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द होगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका का संपादक थे? तो यहाँ हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे और यह 1930 में प्रकाशित हुआ था। 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से बादल का पर्यायवाची, बादल का जो पर्यायवाची होगा वो नीरद होगा। ऑप्शन ए जो है सही दिया गया है बोर्ड द्वारा और है भी। अनिल माने होता है हवा, नीरज माने होता है कमल। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अध्येता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द सत्व का पर्यायवाची है? तो सत्व का जो पर्यायवाची है वो अरि, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और अरि माने होता है शत्रु, विरोधी, शत्रु, विरोधी। और सारंग माने होता है आपका, सारंग माने आपका मृग होता है। सारंग का शाब्दिक अर्थ मृग होगा। और हिरन होगा, हिरन, मोर, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके शाब्दिक अर्थ हो गए? कुमारगी, जो कुमारगी आपका जो सही मार्ग पर न चले, कुपात्र, अयोग्य व्यक्ति को कहा जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सत्य का पर्यायवाची अरि होगा। अरि माने विरोधी होता है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो यहाँ आपका मैला आंचल, मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह 1954 में प्रकाशित हुआ था। और कुरु कुरु स्वाहा ये मनोहर श्याम जोशी का है। कर्मभूमि प्रेमचंद का है, प्रेमचंद जी का है। मित्रों मरजानी ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है, कृष्णा सोबती, सोबती। ये चारों उपन्यास है, लेकिन आपका आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अदरक का तद्भव, तो आपका अदरक का तद्भव, तो अदरक हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, बोर्ड द्वारा दिया भी गया है। अगला सवाल है, रीत काल को सिंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सिंगार काल कहा, किसको? रीत काल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल नाम दिया था। तो ये भी याद रखना, क्योंकि शुक्ल जी हिंदी साहित्य में बड़े लेखक हैं। तो रीत काल किसने कहा गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन सी अंक जो है तत्सम शब्द है, तत्सम। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? तो यहाँ आपके मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। और ये सूफी काव्य, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना का नाम है चंदायन। क्या? चंदायन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, चंदायन जो है इनकी रचना है, यह 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। यह भी ध्यान रखना, आने वाले समय में पूछा जाएगा। जैसी भी सूफी के ही कवि है, लेकिन पहले कवि जो है मुल्ला दाऊद जी है। से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो यहाँ जो है तमस जो है ये सांप्रदायिकता की त्रासदी है इसमें। और यह भीष्म शाहनी, भीष्म भीष्म शाहनी इसके लेखक हुए। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कर्मभूमि प्रेमचंद का है। और कर्मभूमि प्रेमचंद का, शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, अज्ञे का है। और राग दरबारी श्रीला शुक्ल का है, श्रीला शुक्ल का राग दरबारी है। तो लेकिन सांप्रदायिकता की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास तवश है। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में
राज करते थे। विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास 1000 सन्यासियों की पर्णकुटी। पर्णकुटी पर्णकुटी का मतलब हुआ पत्तों की कुटिया। मिथिला के सिंहासन मिथिला के सिंहासन बैठने के बावजूद जनक जी की फकीरी शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राज काज कर चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक प्रबंध करते हुए शत्रुओं का पता करते, अपराधियों को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी किसी संसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उनका विदेह विदेह कहते थे। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक क्या शौक था? तो वहाँ गद्यांश में पढ़ने पर मिला भी था ऑप्शन बी फकीरी। तो देख भी सकते हैं जनक का क्या शौक था। तो यहाँ देखिए जनक जी की फकीरी का शौक था। यहाँ देखिए गद्यांश में दिया भी है, फकीरी का शौक था। अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी विनम्र सेवक का। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला सवाल है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो वो ऑप्शन ए सांसारिक कार्य में वो लिप्त नहीं रहते। गद्यांश में दिया भी है, यहाँ देख भी सकते हैं। तो वे किसी भी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते हैं। यहाँ दिया मतलब गद्यांश के बाहर सवाल ढूंढने यानी उत्तर ढूंढने का प्रयास न करें। जो कुछ दिया रहता है गद्यांश में उत्तर ढूंढे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो क्वेश्चन संख्या 19 भी हम लोगों का ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन संख्या 20 जो है, इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 संचारी भाव की संख्या होती है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो ये आपके कुल 20 प्रश्न आज सही किए गए। तो ये यूपीएसआई में कुल 40 प्रश्न हिंदी के आते हैं। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर अगले 20 क्वेश्चन के लिए या इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।